देश के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस शो में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सभी खबरें, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे जंग 180 डिग्री टर्न हो गई है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दुनिया का एक और वॉर फ्रंट जहां पर शुरू हुआ है बारूदी घमासान। ये वॉर फ्रंट दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का है और वहां से आ रही तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। गाजा में इजरायली एयरफोर्स इसी तरह भीषण स्ट्राइक कर रही है। रात में जगह जगह बारूद की बरसात हुई जिससे गाजा दहल उठा। नेतन्याहू की सेना ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया। हमास ने लेबनान से इजराइल पर 34 रॉकेट दागे थे। इजराइल अब इसी का बदला ले रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा को मिसाइलों से पाट दिया। गाजा का दक्षिणी इलाका इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हमास का गढ़ है, इसीलिए इजराइल यहां जबरदस्त तबाही मचा रहा है। गाजा के खान यूनिस शहर में भी इजराइल ने कहर ढाया। आसमान से बैक टू बैक मिसाइलों की बरसात हुई तो कई इमारतें बर्बाद हो गई। शहर के लोग दहशत से भर गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक साथ 3 मिसाइलें गिरी तो हमास का अटैक सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल ने सिर्फ गाजा में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वही लेबनान जहां से हमास ने इजराइल पर 34 रॉकेट दागे थे। खान यूनिस शहर में इजराइल इसी तरह रात भर बारूद बरसाता रहा। उन इलाकों को खास तौर पर टारगेट किया गया जहां से हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। इजराइल ने वार किया तो हमास ने जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में हमास ने कुछ इस तरह से रॉकेट स्ट्राइक की कि आसमान में रॉकेट की कतारें नजर आने लगी। हमास ने इसी तरह लेबनान की तरफ से भी 44 रॉकेट दागकर इजराइल पर काउंटर अटैक किया। गाजा में इजराइल इसी तरह लगातार भीषण प्रहार कर रहा है। नेतन्याहू के वॉर प्लेन आसमान से मिसाइलें बरसा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में हमास को जानमाल का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेबनान से इजराइल पर अटैक हुआ तो नेतन्याहू ने तत्काल रिवेंज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। अब गाजा में हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। गाजा में जिस जगह पर इजराइल की मिसाइलें गिरी वहां पर हमास के ठिकाने थे, लिहाजा इजराइल ने उसे ध्वस्त कर दिया। मिसाइल विस्फोट के बाद आसमान आग की लपटों और बारूदी धुएं से भर गया। सेकंड में 6 एयर स्ट्राइक से गाजा पट्टी के इस इलाके में त्राहिमाम मच गया। इजराइल के अटैक में हमास को यहां भी बड़ी चोट पहुंची। यूक्रेन और अमेरिका का टॉप सीक्रेट वॉर प्लान लीक हो चुका है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद यूक्रेन और अमेरिका के साझा वॉर प्लान के बारे में बड़ी जानकारी मिली है। लीक डॉक्यूमेंट से जानकारी मिली है कि अमेरिका हर मोर्चे पर यूक्रेन के लिए युद्ध की रणनीति बना रहा है। ईस्टर्न यूक्रेन में अमेरिका यूक्रेन के लिए स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। प्लान लीक होते ही रूस ने 4 मोर्चों पर न्यूक्लियर तैयारी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री ये आर्म्स फैक्ट्रियों का दौरा किया है। साथ ही यार्ड्स मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया गया है। यूक्रेन के युद्ध में सीधी भागीदारी के सबूत मिलने के बाद अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव की आशंका बढ़ गई है। ये 4 तस्वीरें यूरोप से लेकर अमेरिका तक के विनाश की आशंकाएं बढ़ा रही हैं। रूस की यार्ड्स मिसाइल को फिनलैंड बॉर्डर के पास देखा गया है। रूस के रक्षा मंत्री सरगई शोइगु आर्म्स फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन की आपात बैठक बुलाई है और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की पुतिन के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। संकेत स्पष्ट है कि यूक्रेन की जंग अब अमेरिका और यूरोप को नष्ट करने की ओर बढ़ रही है। इसकी एक नहीं कई वजह हैं।
पहली वजह है फिनलैंड को नेटो सदस्यता देकर रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी हथियारों का पहुंचना। दूसरी वजह है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई। तीसरी वजह है अमेरिका की युद्ध में सीधी भागीदारी। यूक्रेन की जमीन पर जो जंग जारी है उसके पीछे अमेरिकी ब्रेन है, यानी युद्ध भले ही यूक्रेन के कमांडर लड़ रहे हों, लेकिन एक एक रणनीति अमेरिका के पेंटागन से बनाई जा रही है। पेंटागन की युद्ध में सीधी भागीदारी के सबूत मिल चुके हैं। यूक्रेन और अमेरिका का टॉप कॉन्फिडेंशियल वॉर प्लान लीक हो चुका है। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़े टॉप सीक्रेट दस्तावेज है। अमेरिका में सोशल मीडिया पर ये लीक हो चुके हैं। युद्ध की एक एक अपडेट इन दस्तावेजों में दर्ज है। ईस्टर्न मोर्चे पर मैप के जरिए युद्ध के हालात बताए गए हैं। अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद पेंटागन ने जांच कमेटी बनाई है। लीक हो चुके इन डॉक्यूमेंट से यूक्रेन के वॉर प्लान और उसको मिलने वाली मदद की अहम जानकारी मिली है। ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट 2023 के फरवरी महीने का है। इस पर यूक्रेन की स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी गर्मियों में रूस पर हमला करने का प्लान दर्ज है और तारीख लिखी है 30 अप्रैल। डॉक्यूमेंट से पता लगा है कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस पर बड़ा हमला करने वाला है। हमले के लिए 60% सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। 79% हथियारों की डिलीवरी हो चुकी है। प्लान के मुताबिक 17 टैंक कम है, 122 mm के शेल्स की जरूरत है। इस डॉक्यूमेंट में इसी तरह से अलग अलग मोर्चों का ब्यौरा दर्ज है। हर मोर्चे को अलग अलग कोड नेम दिया गया है। ये मोर्चों के कोड नेम है। इसी तरह से इस दूसरे टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट में डोनेट्स्क के मोर्चे पर हथियारों का ब्यौरा और सेना की स्थिति दर्ज है। डॉनबास में ही रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी जंग जारी है। रूस इस क्षेत्र को अपना घोषित कर चुका है। पुतिन यहां व्यवस्था बहाली और पुनर्निर्माण के आदेश दे चुके हैं। लेकिन अगर यूक्रेन 30 अप्रैल को फिर इस क्षेत्र पर हमला करता है तो युद्ध का विनाशक होना तय है। रूस ने इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद बड़ी विनाशक तैयारी शुरू कर दी है। रूस की तैयारी क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट से लीक हुआ अमेरिका और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा झूठ क्या है, पहले वो देखिए। अमेरिकन मीडिया और यूक्रेन दावा करते हैं कि इस युद्ध में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस इसे वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा कहता रहा है और इस प्रोपेगेंडा का सच सामने आया है लीक हो चुके इस डॉक्यूमेंट से। युद्ध का ब्यौरा दर्ज करने वाला ये डॉक्यूमेंट 1 मार्च 2023 का है। डॉक्यूमेंट कहता है कि हर रोज युद्ध का ब्यौरा अपडेट किया जाता है। अब 1 मार्च को युद्ध की स्थिति क्या थी, इसका सच देखिए इसमें नुकसान का क्या ब्यौरा दर्ज है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि अब तक रूस के 16 से 17,000 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के नुकसान के बारे में लिखा है 69 से 71,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के 7 फाइटर जेट गिराए गए हैं। यूक्रेन के 60 फाइटर जेट ध्वस्त हो चुके हैं। रूस के 8 हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुए हैं, जबकि यूक्रेन के 32 हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके हैं। रूस के 600 ग्राउंड व्हीकल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन की 21 स्ट्रैटेजिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं। रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूक्रेन के 75 टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तबाह हो चुके हैं और रूस के बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यूएस दावा करता रहा है कि रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के 1 लाख और यूक्रेन और अमेरिका के इस झूठ से लीक डॉक्यूमेंट ने पर्दा उठा दिया है। यानी अमेरिका अपने मीडिया पावर के जरिए दुनिया को जो दिखा रहा है, यूक्रेन युद्ध की स्थिति उससे एकदम उलट है। रूस कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत हालत में है और अब खतरा अमेरिका तक पहुंचने वाला है। लीक डॉक्यूमेंट से साफ है कि अमेरिका युद्ध में सीधा भागीदार है और इसीलिए पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ न्यूक्लियर तैयारी पूरी कर ली है। फिनलैंड बॉर्डर के पास यार्स मिसाइल तैनात कर दी गई है। बेलारूस के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी है। बेलारूस के जरिए पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला करा सकते हैं। अटलांटिक में तैनात सबमरीन से अमेरिका पर पोसाइडन अटैक किया जा सकता है। अमेरिका ने युद्ध में यूक्रेन की मदद ये सोचकर की थी कि रूस को डिगा देगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के हथियार गोदाम खाली हो रहे हैं, लेकिन रूस अपने बूते युद्ध में डटा है और अब खतरा अमेरिका की ओर बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस
रूस यूक्रेन वॉर में वैसे तो अमेरिका से लेकर नेटो के कई देश मददगार हैं, लेकिन इस वक्त रूस यूक्रेन के अलावा बेलारूस भी हॉट सेंटर बन गया है। वजह है बेलारूस में लगातार बढ़ती हथियारों की तैनाती। खुलासा हुआ है कि बेलारूस में 43 साइट्स का सिलेक्शन किया गया है जहां रूस अपने न्यूक्लियर वेपन रखेगा। इस खबर से रूस बेहद आक्रामक नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन से भी सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। पता चला है कि ज़ेलेंस्की रूस को गहरा जख्म देने की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का प्लान इतना सीक्रेट है कि इसकी जानकारी सिर्फ 5 लोगों को है। अब ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है, यह बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की के दिमाग में क्या चल रहा है? हमले का स्पॉट या हमले का हथियार? बाखमुत से हमला, ज़ेपोरिजिया में ब्लास्ट, या फिर क्रीमिया में अटैक? या फिर ज़ेलेंस्की के दिमाग में कुछ और चल रहा है? टैंकों से बड़ा प्रहार, ड्रोन से क्रीमिया पर हमला, या फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला? क्या करने वाले हैं ज़ेलेंस्की, ये कोई नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन से रूस तक इस वक्त सीक्रेट प्लानिंग तैयार हो रही है। वजह है मौसम। बर्फ हटने के बाद से ही यूक्रेन और रूस दोनों स्प्रिंग मिशन में जुट गए हैं। सीक्रेट प्लानिंग से इतना तो जरूर पता चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और हो सकता है ये प्लानिंग सबसे घातक हथियार के इस्तेमाल की हो। अब सवाल ये है कि क्या अगले कुछ महीनों में युद्ध का फैसला हो जाएगा? क्या दोनों देशों की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंत परमाणु धमाके से ही होने वाला है? शुरुआत यूक्रेन से कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की पोलैंड से लौटे हैं और जाहिर है नेटो की पूरी प्लानिंग की चर्चा हो चुकी है। अमेरिका $2.5 अरब से अधिक का हथियार भेज रहा है। इन दोनों संकेतों से अंदाजा तो हो गया था कि यूक्रेन को लेकर पेंटागन में कोई बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। अब ज़ेलेंस्की की सीक्रेट प्लानिंग को लेकर आई रिपोर्ट से अंदेशा पुख्ता भी हो गया है। अब युद्ध के हर प्लान को सीक्रेट रखना दोनों देशों के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि रूस के जासूस यूक्रेन से पोलैंड तक एक्टिव हैं। अमेरिका को भी जासूसी का शक हुआ था। रूस में भी यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स एक्टिव हैं। अमेरिका के सैटेलाइट भी रूस की जासूसी कर रहे हैं। बारूद से लड़ाई के बीच जासूसों का सीक्रेट वॉर भी जारी है। रूस की गिरफ्त में आए सैनिकों ने पूछताछ में क्या खुलासा किया है, यह भी यूक्रेन को नहीं पता। पिछले दिनों अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ ने पोलैंड का दौरा किया था और माना जा रहा है कि अब अमेरिका ने पोलैंड और यूक्रेन को हर प्लान को बेहद खुफिया रखने का निर्देश दिया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने अब एक कोर टीम बना ली है। ज़ेलेंस्की ने अपने 5 भरोसेमंद अफसरों को चुना है। अब 5 लोगों के अलावा किसी को अगले प्लान की जानकारी नहीं होती। यूक्रेन क्या करने वाला है, ये भी सिर्फ 5 लोग ही मिलकर तय करते हैं। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सीक्रेट 5 टीम में 3 मंत्री और सेना के 2 अफसर हैं। अब यूक्रेन को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी निकल सकी है वो आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के मिशन स्प्रिंग का लोकेशन फिक्स कर लिया गया है, लेकिन ये कहां है ये सिर्फ 5 लोगों को पता है। स्प्रिंग मिशन के तहत हमला किस तारीख को करना है, किस हथियार से करना है, किस वक्त करना है और कैसे करना है, ये सब भी फिक्स हो चुका है, लेकिन ये भी यूक्रेन के सिर्फ 5 लोगों को ही पता है। शक है कि ज़ेलेंस्की बाखमुत वापस पाने की जंग शुरू करेंगे। दूसरा शक ज़ेपोरिजिया से परमाणु ब्लास्ट करने का भी हो सकता है, और तीसरा क्रीमिया है। बड़ा शक न्यूक्लियर धमाके को लेकर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ज़ेपोरिजिया के करीब 75,000 सैनिक जुटा चुके हैं। यहां हथियारों का भी बहुत बड़ा स्टॉक जमा है। रूस की मीडिया ने दावा भी किया था कि यूक्रेन बहुत बड़ी साजिश में जुटा है। ज़ेलेंस्की के पास परमाणु हथियार तो नहीं है, लेकिन ज़ेपोरिजिया से न्यूक्लियर तबाही लाने का मौका जरूर है। अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की हर प्लान को सीक्रेट रख रहे हैं, लेकिन पुतिन को खतरे का बखूबी अंदाजा है। न्यूक्लियर हमले की तैयारी उधर भी चल रही है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको पुतिन से मिलने क्यों पहुंचे थे, इसका खुलासा भी होने लगा है। यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों को टारगेट करने के लिए अब बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
बेलारूस की कई जगहों पर न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती होगी। सभी लोकेशन को रूस और बेलारूस सीक्रेट रखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक बेलारूस की 43 साइट्स पर न्यूक्लियर हथियार तैनात रहेंगे। युद्ध की शुरुआत के साथ इन तस्वीरों को देखिए। रूस के टैंक और सेना के ट्रकों पर Z का निशान बनाया गया था। अब यूक्रेन की आर्मी को जानकारी मिली है कि यूक्रेन पर फतेह हासिल करने के लिए रूस ने स्टॉर्म Z यूनिट्स बनाई है। स्टॉर्म Z यूनिट्स हमले के लिए स्वतंत्र रहेगी। स्टॉर्म Z के पास परमाणु हमले वाले हथियार रहेंगे। रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के सैनिक भी यूनिट में होंगे। यूक्रेन के आर्मी अफसरों के मुताबिक स्टॉर्म Z बनाने के 2 मकसद हो सकते हैं। पहला, न्यूक्लियर हमले या किसी सीक्रेट मिशन के लिए एक अलग यूनिट, और दूसरा, सैनिकों की कमी को पूरा करना। रूस का स्टॉर्म जेट के जरिए अपनी सेना को चलाने के नियम कायदे में बदलाव लाना है। पुतिन को लग रहा है कि यूक्रेन में कामयाबी नहीं मिलने की एक वजह सेना के बीच तालमेल और रणनीति की कमी है। इसीलिए माना जा रहा है कि स्टॉर्म जेट पुतिन की एक सीक्रेट सेना होगी जिसे पुतिन खुद हैंडल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के खिलाफ एक्शन के लिए यूक्रेन को हथियारों की मदद देना अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। यह रणनीति रूस के खिलाफ अपने अलायंस को मजबूत दिखाना तो है ही, साथ ही अपने हथियारों की क्षमता का परिचय भी दुनिया से कराना है, ताकि अमेरिका का वेपन मार्केट और जोर पकड़ सके। हालांकि इस तरह की रणनीति का कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यूक्रेन को CUAS बेस्ट गाइडेड रॉकेट सिस्टम देने के ऐलान ने अमेरिका की रणनीति साफ कर दी है। आखिर क्या है CUAS जिसे यूक्रेन को दिया जाना है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के बड़े वेपन्स मेकर और डीलर अमेरिका का मार्केट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हथियार और टेक्नोलॉजी को मार्केट करके अमेरिका ने करीब करीब पूरी दुनिया में अपने हथियार पहुंचा दिए हैं। इन हथियारों को किसी साइट पर टेस्ट करके अमेरिका पहले अनुमानित रेंज के आधार पर दुनिया को आकर्षित करता है, लेकिन इसकी क्षमता की पुष्टि अमेरिका तब करता है जब दुनिया के किसी भी कोने में चल रही जंग में अमेरिका हथियार का इस्तेमाल कर ले। और इस बार वेपन्स की क्षमता के टेस्ट के लिए साइट बना है यूक्रेन का वॉर जोन। आपने सही सुना, मददगार बनकर अमेरिका ने यूक्रेन को कई हथियार दिए। इनमें ज्यादातर हथियार हालांकि पहले भी वॉर जोन में इस्तेमाल हो चुके थे, लेकिन अब अमेरिका यूक्रेन की टेस्ट साइट पर अपना नया वेपन टेस्ट करने जा रहा है। और माना जा रहा है कि यह वेपन रूस के खिलाफ असरदार ऑफेंसिव और डिफेंसिव एक्शन दिखाएगा। अमेरिका का यह घातक हथियार है CUAS, यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी वो हथियार जो एक लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और रूस की तरफ से उठ रहे आसमानी खतरों का जवाब है। इस CUAS के बारे में जानने से पहले यूक्रेन को इस हथियार की सप्लाई के लिए अमेरिका ने जो मकसद बताया है उसे जान लीजिए, और यही हथियार क्यों, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए नई किश्त जारी की है। सैन्य मदद के लिए $2.6 बिलियन का प्रावधान रखा गया है। इसी सैन्य मदद की किश्त में 10 मोबाइल CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट शामिल है। दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट रूसी अटैकिंग ड्रोन्स को मार गिराएंगे। हालांकि यूक्रेनी फोर्स अमेरिका से पहले ही मिले एडवांस्ड प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए सवाल यह है कि आखिर इस नए लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की जरूरत यूक्रेन को क्यों पड़ी? जवाब है अमेरिका के CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम का ईरानी आत्मघाती ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल और दुनिया में महंगे हथियारों के लिए संकट बने सस्ते ड्रोन से निपटने की क्षमता परखना। यानी रूस अगर ईरान के कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो यूक्रेनी सैनिकों से आसानी से नाकाम कर सकेंगे। अब सवाल यह भी है कि अमेरिका ने इसे यूक्रेन भेजने का फैसला लिया क्यों? वो मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हथियारों के आकलन पर समझिए। दरअसल रूस के खिलाफ यूक्रेन में भारी हथियार उतारे गए थे। अमेरिका और पश्चिमी देशों के टैंक्स भी वॉर जोन में एक्टिव थे।
रूस की तरफ से टैंक और आर्टिलरी को तुर्की से मिले ड्रोन ने तबाह कर दिया, तो वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले टैंक ईरानी ड्रोन ने ध्वस्त कर दिए। वहीं ईरानी सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिकी डिफेंस की महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे जंग का संतुलन बिगड़ गया। नतीजतन अमेरिका ने APKWS यूक्रेन भेजा और ईरानी ड्रोन से होने वाले नुकसान को कंट्रोल किया। इसके बाद अमेरिका को समझने में देर नहीं लगी कि आने वाला समय आत्मघाती ड्रोन्स का है। इसलिए अमेरिका ने काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट पर काम किया और यही सिस्टम यूक्रेन के वॉर जोन में बतौर टेस्ट के लिए भेजने का फैसला लिया। अब सवाल यह है कि CUAS बेस्ड लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम है क्या और काम कैसे करेगा? जवाब देखिए। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का आधार लेजर है। दुश्मनों के एरियल ऑब्जेक्ट को सिस्टम लेजर से टारगेट करता है। अमेरिका ने इसी लेजर बेस्ड सिस्टम में गाइडेड रॉकेट फिट किया है, यानी जैसे ही दुश्मन का एरियल ऑब्जेक्ट आसमान पर आएगा, लेजर बीम उसे डिटेक्ट कर लेंगी और इसी सिस्टम में फिट लेजर गाइडेड रॉकेट ऑब्जेक्ट को तबाह कर देंगे। हालांकि रॉकेट फायर के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसका अमेरिका ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह अमेरिका का एक सुपर वेपन साबित होगा, जिसे शुरुआती चरण में यूक्रेनी फोर्स इस्तेमाल करेगी। लेकिन यहां सवाल मौजूदा संकट का है, जो ड्रोन ने बढ़ाया, बल्कि रूस के Su-34 और Su-35 ने बढ़ाया है। दावे के तहत रूसी जेट्स हर दिन 20 क्रूडली बिल्ट गाइडेड बम दागते हैं। तो क्या CUAS इसका भी तोड़ है? यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में यूक्रेन की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के इन हमलों को रोकने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम की जरूरत है। लेकिन रूसी जेट्स या गाइडेड बम की स्पीड को लेजर बीम नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए अमेरिका से मिलने वाले CUAS फाइटर जेट्स के एक्शन पर बेअसर साबित होंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका का सिर्फ लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम देने का उद्देश्य सिर्फ नए वेपन की वॉर जोन में टेस्टिंग है, ताकि दुनिया के वेपन मार्केट में इसकी प्रोफाइल बड़ी हो सके, इसे ड्रोन किलर के तौर पर दुनिया में पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई। उससे पहले ही नया वॉर फ्रंट धरती के उस इलाके में बन रहा है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जहां का तापमान -60 डिग्री से भी कम रहता है, जहां इंसानी वजूद ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की, जहां महायुद्ध की संभावनाएं हर नए दिन के साथ आकार ले रही हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर धरती का बर्फिस्तान वॉर का नया ग्राउंड क्यों बन रहा है? क्यों महाशक्तियों के बीच न्यूक्लियर वेपन्स की जोर आजमाइश हो रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फ की मोटी चादर से ढका दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, जहां जंग की आशंकाओं ने गर्मी बढ़ा दी है। वॉर एक्सपर्ट को आर्कटिक में प्रचंड युद्ध का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, आशंका ये भी जताई जा रही है कि खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं में किसी भी वक्त बारूद की गंध मिल सकती है, जिसका असर सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और जानते हैं वॉर एट आर्कटिक की आशंका के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? महाबली रूस और सुपर पावर अमेरिका की जंगी तैयारी। अब तक तो आर्कटिक में रूस अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क हथियारों की तैनाती कर रहे थे, सैन्य अड्डों को एक्टिव कर रहे थे। मगर बर्फिस्तान में असल महायुद्ध की पटकथा फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के साथ ही लिखी जानी शुरू हो चुकी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। बर्फिस्तान में महाजंग की आहट 1। रूस ने आर्कटिक रीजन में सैन्य डिप्लॉयमेंट के साथ युद्ध की वार्निंग दी। बर्फिस्तान में महाजंग की आहट 2। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूएस को आर्कटिक से पीछे हटने की चेतावनी दी। बर्फिस्तान में महाजंग की आहट 3। आर्कटिक में अमेरिका, कनाडा और नेटो ने युद्धाभ्यास शुरू किया। बर्फिस्तान में महाजंग की आहट 4।
चीन की सेना ने भी आर्कटिक रीजन में घुसपैठ की तैयारियां शुरू की। रूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ आधा दर्जन देशों का आर्कटिक में यूं एक्टिव होना, सैन्य डिप्लॉयमेंट करना, जंगबाजों की तैनाती करना कोई मामूली बात नहीं है। खासकर रूस और बेलारूस जिस तरह आर्कटिक में महाजंग की तैयारी कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है नॉर्डिक देशों का दांव। दरअसल फिनलैंड तो नेटो में शामिल हो ही चुका है। चंद हफ्तों के भीतर स्वीडन भी नेटो का सदस्य बन सकता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो नॉर्डिक समूह के सभी देश नेटो मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्डिक शब्द नॉर्दर्न से बना है, जिसका मतलब होता है उत्तर। और इस नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों मुल्क उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा है। ऐसे में रूस की उत्तर पश्चिम फ्रंट से पूरी तरह घेराबंदी हो सकती है, जिसमें आर्कटिक रीजन भी शामिल है। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि आर्कटिक में अमेरिका का दबदबा बढ़े। और उसकी वजह क्या है, आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इसमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। सिर्फ स्वीडन को छोड़ बाकी सारे देश नेटो के मेंबर बन चुके हैं और नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। लिहाजा इस रीजन में रूस का अकेले पड़ना तय है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस थोड़ा एग्रेसिव है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में रूस ने 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिव किया है। ये सैन्य अड्डे यूएसएसआर के दौर से आर्कटिक में मौजूद थे। रूसी डिफेंस ने 10 रेडार स्टेशन को भी अपग्रेड किया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। रूसी युद्धपोतों को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। लेकिन रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका की तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका ने आर्कटिक रीजन में अमेरिका के B-52 बॉम्बर को तैनात कर रखा है। अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक वार्निंग रेडार स्टेशन बना रहा है। अलास्का में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को तैनात कर रखा है। नॉर्वे ने यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दे दी है। अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यानी अमेरिका ने नेटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। बाइडेन इस इलाके में रूस को घेरने का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच चीन भी आर्कटिक रीजन में अपनी विस्तारवादी सोच को परवान दे रहा है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? आर्कटिक के गर्भ में मौजूद अकूत खजाना। आपको बता दें, रूस, अमेरिका हो या फिर चीन, इन तीनों देशों की नजर आर्कटिक के खजाने और समुद्री मार्ग पर है। ये रास्ता बर्फ पिघलने के बाद ही दुनिया के सामने आएगा। आर्कटिक उन चुनिंदा इलाकों में है जिसका दोहन नहीं हुआ है। आर्कटिक में करीब $50 ट्रिलियन का तेल और गैस मौजूद है। यूरेनियम और प्लैटिनम जैसे खनिज भी आर्कटिक में मौजूद है। मतलब ये कि जल्द ही ईस्टर्न यूरोप से जंग आर्कटिक में शिफ्ट हो सकती है और 3 महाशक्तियों की जोर आजमाइश से ये इलाका बम, गोला बारूद या फिर एटॉमिक कोहराम से धधक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। अल-अक्सा हिंसा के बाद इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं। इजराइल पर लेबनान की जमीन से हमास के ग्रुप रॉकेट दाग रहे हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान पर इजराइल ने हमले की धमकी जारी कर दी है। इजराइल ने गाजा और लेबनान के उस इलाके पर एयर स्ट्राइक भी की है जहां से हमास टेरर ग्रुप इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। अरब का संकट अब बड़ा होता जा रहा है। आशंका है कि अल-अक्सा हिंसा के बाद युद्ध कभी भी छिड़ सकता है
और युद्ध छिड़ा, यहां ईरान के समर्थन में रूस और इजराइल के समर्थन में अमेरिका उतर सकता है। यानी अगला वर्ल्ड वॉर अरब से छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। 2 दिन से इजराइल के ऊपर रॉकेट बरस रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, आसमान में रॉकेट की कतारें नजर आ रही हैं। हमास ने लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर 44 रॉकेट दागे। अलग सा हिंसा के बाद इजराइल और हमास के बीच नया युद्ध शुरू हो गया है, जिसका असर पूरे अरब में दिखने लगा है। लगातार रॉकेट हमले होने के बाद इजराइल ने भी काउंटर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा पर कई मिसाइल स्ट्राइक की है। गाजा के दक्षिणी इलाके में इजराइल हमास संगठन के ठिकानों को निशाना बना रहा है। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजराइल ने मिसाइलों की बारिश की। इजराइल के मिसाइल हमलों से कई इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल का दावा है कि हमास के ठिकानों पर ही मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल ने सिर्फ गाजा में नहीं बल्कि लेबनान में भी हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हमास आतंकी संगठन और इजराइल की दुश्मनी पुरानी है। हमास का मतलब हरकतुल मुकवामा अल इस्लामिया है। हमास फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक हथियारबंद गुट है। मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के तौर पर 1987 में बनाया गया था। हमास आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ जिहाद चलाता है। हमास को आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन भी हासिल है। हमास इजराइल में कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल लेबनान की जमीन से हमास ही इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, लेकिन इन हमलों को रोकने के काम आ रहा है इजराइल का आयरन डोम। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचूक माना जाता है। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर तक टारगेट पहचान सकता है। डिफेंस सिस्टम से एक बार में 20 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 3 यूनिट से मिलकर बनता है। डिटेक्शन, ट्रैकिंग, रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग। मिसाइल पर हीट इलेक्ट्रिक सेंसर होते हैं जो टारगेट फिक्स करते हैं। इजराइल अपना सुरक्षा कवच आयरन डोम तैनात कर चुका है, तो हमलों का बदला लेने के लिए अरब के देशों पर हमले का ऐलान भी हो चुका है। इजराइल ने रॉकेट हमलों के लिए लेबनान को जिम्मेदार ठहराया है। आशंका ये है कि इजराइल लेबनान के अंदर बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। अगर लेबनान पर मिसाइल से हमला किया गया तो उसका समर्थक देश ईरान भी इजराइल पर अटैक कर सकता है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से टेंशन बढ़ी हुई है। इजराइल पहले ही ईरान पर हमले की चेतावनी जारी कर चुका है। इजरायली एयरफोर्स चीफ हेरजी हालेवी ने विस्फोटक बयान दिया है। हालेवी ने कहा है कि इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। इजराइल ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद कराना चाहता है। माना जाता है कि 2023 में ईरान परमाणु बम तैयार कर लेगा और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इससे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। ईरान युद्ध में रूस को हथियार और ड्रोन सप्लाई कर रहा है और रूस उसे परमाणु हथियार बनाने में तकनीकी मदद दे रहा है। अगर ईरान पर इजराइल ने अटैक किया तो ईरान के समर्थन में रूस का उतरना तय माना जा रहा है। रूस के साथ चीन और नॉर्थ कोरिया भी ईरान को मदद दे सकते हैं। उधर युद्ध में इजराइल का साथ अमेरिका देगा। यानी अरब के मोर्चे पर यूरोप जैसे हालात बन जाएंगे और 2-2 मोर्चे खोलने के बाद विश्व युद्ध छिड़ना तय हो जाएगा। इजराइल और हमास का टकराव विश्व युद्ध का अलार्म बजा रहा है। यूक्रेन रूस की जंग के मोर्चे पर एक तरफ बारूदी बारिश जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व युद्ध जैसे हालात पर रणनीतिक फैसले भी जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच हो रहा है एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आने वाले दिनों की जंग के असर को परखा जा रहा है। यह एक्सपेरिमेंट है रूस की प्रतिक्रिया को लेकर, जिसमें न सिर्फ रूसी जमीन को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि रूस के दुश्मनों की पैठ मॉस्को तक भी दिखाई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट, बाइडेन का जासूसी घात, रूसी डिफेंस फैक्ट्री बर्बाद। यूक्रेन का सीक्रेट मिशन, मॉस्को में यूएस के वेपन। क्रेमलिन का अंदेशा बिल्कुल सच साबित हो रहा है।
अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद से मॉस्को तक अटैक शुरू हो चुके हैं। हालांकि रूस के अंदर हुए अटैक पर ना तो अब तक यूक्रेन ने जिम्मेदारी ली है और ना ही रूस की खुफिया रिपोर्ट में यूक्रेन की तरफ से जारी हमलों की कोई पुष्टि हो रही है। लेकिन रूस की तरफ से दावा हो रहा है कि हमला हुआ है और शक की सुई यूक्रेन पर है। इस बार भी यूक्रेन पर शक गहराने वाला ताजा हमला हुआ है मॉस्को पर, और इस हमले को लेकर यूक्रेन पर शक होने का आधार सिर्फ जंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है मॉस्को के अंदर टारगेट की गई फैक्ट्री, जिसे निशाना बनाने का मकसद ही यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को कमजोर करना है। हालांकि ये खबर रूसी टेलीग्राम चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सच है तो फिर जंग की रणनीति में बदलाव तय है। ऐसा क्यों, इसे भी समझ लीजिए। मॉस्को की एक फैक्ट्री पर ड्रोन से हमला हुआ है, और जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ है वो रॉकेट निर्माण का काम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन S-300 और OSS सिस्टम निर्माण की यूनिट पर गिरा है। हालांकि दावा यह भी है कि इस हमले में रूसी प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इतने महफूज देश की सुरक्षित राजधानी के उस प्लांट तक दुश्मनों का हथियार पहुंचा कैसे, जो खुद एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर रही है। क्या रूस का रक्षा कवच कमजोर हो गया है, या दुश्मनों के हथियार इतने ताकतवर हो चुके हैं कि रूस की सीमा को लांघकर राजधानी में तबाही मचा रहे हैं और रूस कुछ नहीं कर पा रहा है? इन सवालों को जवाब रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी होने तक तलाशे जाएंगे, लेकिन ये सच है तो फिर सवाल और भी है। क्या रूस का रक्षा कवच कमजोर करने की तैयारी है? क्या आने वाले दिनों में रूस के अंदर हमले बढ़ जाएंगे? और क्या रूस के खिलाफ साजिश में अमेरिका भी शामिल है? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस के अंदर अगर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को यूक्रेन अंजाम दे रहा है, तो इसमें अमेरिका शामिल है, जिसका सबूत है यूक्रेन की स्पाई पॉलिसी वाला एक्शन। दरअसल रूस पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। यूक्रेन के एजेंट्स रूस के अंदर दाखिल होकर हमले को अंजाम देने वाले थे, लेकिन यूक्रेनी एजेंट्स को ब्रांस्क में ही गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि पकड़े गए सभी 20 एजेंट्स यूक्रेन के एक्टिव सैनिक हैं। और इनकी गिरफ्तारी तभी हो गई जब ये यूक्रेन की तरफ से ब्रांस्क क्षेत्र के पोगार्स्की जिले में दाखिल हो रहे थे। तभी स्लूचोवस्क गांव में गोलीबारी के बीच उन्हें रूसी सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और रूस पर होने वाले हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुमकिन है कि ऐसे ही एजेंट्स रूस में हमले को अंजाम दे रहे हो, लेकिन सवाल ड्रोन अटैक का अब भी बरकरार है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सीक्रेट वेपन्स मिल रहे हैं, या फिर अमेरिकन इंटेलिजेंस के गाइडेंस में रूस के अंदर तक धमाके संभव हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज। वॉर जोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी T-80 टैंक का रूसी ठिकानों पर विध्वंसक प्रहार देखने को मिला। BMP-2 से भी रूसी ठिकानों को बनाया गया निशाना। वॉर जोन में यूक्रेनी हॉवित्जर का कहर भी देखने को मिला। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से 152 mm सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर से हमला किया गया। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन को चेक गणराज्य से मिली है 152 mm सेल्फ प्रोपल्ड हॉवित्जर। यूक्रेन को लगातार अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर घातक मिसाइलें और हजारों की तादाद में गोला बारूद है। यूएस की डिफेंस कंपनियां युद्ध स्तर पर यूक्रेन की मदद करने में जुटी हैं, लेकिन इसी बीच एक यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के डायरेक्टर की प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। इस हादसे में डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर के साथ साथ उनकी पत्नी और कुछ दोस्त भी मारे जाते हैं। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर को मारने में कहीं रूसी जासूसों का हाथ तो नहीं। देखिए, अमेरिका के कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस विमान का मलबा गल्फ ऑफ मेक्सिको से करीब आधा मील दूर समंदर की गहराई में जाकर गिरा। प्लेन में सवार क्रू मेंबर और यात्रियों को बचाने के लिए समंदर की गहराई में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गोताखोरों की पूरी टीम लगाई गई, मगर विमान में सवार कोई भी शख्स जिंदा नहीं मिला। जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर फैली, पूरे अमेरिका में सनसनी मच गई, क्योंकि चार्टर्ड प्लेन में कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनी के डायरेक्टर अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ सवार थे।
और सभी लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। 64 साल के जेफ लम्किन, जो कि यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी रेथॉन के एसोसिएट डायरेक्टर थे, अपने दोस्त रिक बीवर और बेथे बीवर के साथ डिनर के लिए फ्लोरिडा जा रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि जांच एजेंसियां प्लेन हादसे की जांच कर रही हैं, मगर इसी बीच यह आशंका जताई जा रही है कहीं न कहीं इस क्रैश कांड में रूसी जासूसों का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूएस डिफेंस कंपनी रेथॉन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रही है। नेसम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रेथॉन ने यूक्रेन को भेजा है। रेथॉन कंपनी ने क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी यूक्रेन भेजी हैं। यूएस के एडवांस्ड डूम्सडे विमान को तैयार करने का जिम्मा रेथॉन पर है। जिस तरह बाइडेन के इशारे पर अमेरिकी डिफेंस कंपनी रेथॉन यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी कर रहा है, जिस तरह यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के साथ साथ रूसी ठिकानों पर हमले के लिए किलर मिसाइलें दे रहा है, ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि रेथॉन के डायरेक्टर को मारने में रूसी जासूसों का हाथ हो सकता है, ताकि इसके जरिए रूस का बदला पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।